अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्रांजिस्टर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं एज एम्पलीफायर, और हमने ये भी देखा कि क्यों कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ही हम यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर में हमने ये देखा कि कॉमन इमिटर मोड जो हमारा था उसमें हमने ये भी चेक किया कि फेज शिफ्ट होता है 180 डिग्री यानी पाई रेडियन के बराबर, बट अगर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो उसके लिए फेज शिफ्ट हमारा होता है 0 के बराबर। तो आज हम बेसिकली पहले हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एज ए स्विच एंड हाउ वी कैन यूज़ दिस ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। लेकिन वहाँ जाने से पहले हम एम्पलीफायर का एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसा है कुछ, द आउटपुट ऑफ ए कॉमन इमिटर एम्पलीफायर इज VO इज इक्वल टू 100 sin 100 pi t plus 5 pi by 4, राइट। ये ट्रांजिस्टर का आउटपुट हमें दिया गया है, एम्पलीफायर का आउटपुट। हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इनपुट इफ वोल्टेज गेन इज 5। वोल्टेज गेन हमें 5 दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, ये ट्रांजिस्टर का आउटपुट है साइनोसाइडल है, इसका पीक वैल्यू है 100, तो हम इनपुट का पहले पीक वैल्यू निकालेंगे। चूंकि हमें पता है कि वोल्टेज गेन जो होता है इट इज आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज। गेन हमें दिया है 5, आउटपुट वोल्टेज का पीक वैल्यू है 100, सो हम इनपुट वोल्टेज का पीक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वी आई आएगा 100 डिवाइड बाई 5, सो दैट इज 20, यानी ये इनपुट वोल्टेज का पीक वैल्यू है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं फेज की। आउटपुट का फेज कितना है, 5 पाई बाई 4। हमें पता है इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज डिफरेंस पाई होता है, यानी आउटपुट जो होता है उसका फेज होता है, इनपुट का फेज जो है प्लस पाई। सो आई विल राइट हियर फेज ऑफ आउटपुट होता है पाई प्लस फेज ऑफ इनपुट, राइट। तो बताइए दोस्तों, आउटपुट का फेज कितना है, 5 पाई बाई 4, सो दैट इज पाई प्लस दिस इज फेज ऑफ इनपुट, इनपुट का फेज जो है। तो दिस कम्स इक्वल टू 5 पाई बाई 4 माइनस पाई, सो यहाँ हमें इनपुट का फेज मिलेगा 5 पाई माइनस 4 पाई यानी पाई बाई 4, सो ये होगा इनपुट का फेज। तो हमें इनपुट वोल्टेज का पीक वैल्यू मिल गया, इनपुट वोल्टेज का हमें फेज मिल गया। फ्रीक्वेंसी इनपुट और आउटपुट की सेम रहती है, यानी ये वाली टर्म फ्रीक्वेंसी टर्म है ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। तो मेरे दोस्तों आप बताओ इनपुट वोल्टेज हमारी क्या होगी फिर इस हिसाब से। सो इनपुट वोल्टेज मैं लिख सकता हूँ, उसका पीक वैल्यू कितना 20, बाकी तो ऐसे ही लिखेंगे। साइन फ्रीक्वेंसी वाली टर्म ऐसी रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, 100 पाई टी प्लस पता इनिशियल फेज कितना है इनपुट का फेज पाई बाई 4। तो ये आपकी इनपुट सिग्नल होगी। ये हमने एम्पलीफायर को दिया था और आउटपुट हमें ये मिला था, राइट। सो ये था ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। नाउ वी कैन यूज दिस ट्रांजिस्टर एज ए स्विच ऑल्सो। नाउ ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ट्रांजिस्टर को हम यूज कर सकते हैं एज ए स्विच, राइट। तो देखिए कैसे हम यूज कर सकते हैं इसको ऐसे स्विच। हमें बराबर सर्किट डायग्राम वही रखनी थी जो हमने एम्पलीफायर की रखी थी। तो सर्किट डायग्राम सेम टू सेम, ये बेस रेजिस्टेंस, दिस इज कॉमन इमिटर एम्पलीफायर NPN ट्रांजिस्टर। सो यहाँ N के साथ पॉजिटिव, P के साथ नेगेटिव, सो ये होगी हमारी बायसिंग। यहाँ पर एक RC एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, तो इसको हम नाम देते थे VBB। दिस इज बेस रेजिस्टेंस RB, यहाँ से फ्लो करती थी बेस करंट IB। ये RC वाला रेजिस्टर है, ये VCC है, इसके क्रॉस हम आउटपुट लेते थे VO, यहाँ से फ्लो करती है IC कलेक्टर करंट। तो हम ऑलरेडी पढ़े हैं कि आउटपुट वोल्टेज जो होता है VCC माइनस दिस वोल्टेज ड्रॉप, यानी VCC माइनस ICRC। लास्ट टॉपिक पे हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है। सो आउटपुट वोल्टेज हियर जो आएगा इट इज़ VCC माइनस ICRC के बराबर। इसी के ऊपर सारा ऑपरेशन हम डिफाइन करेंगे। पहला पॉइंट हम लेंगे, अगर इनपुट वोल्टेज बहुत कम होगी 0.6 वोल्ट से कम, यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम, तो इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा।
अगर इनपुट वोल्टेज है 0.6 वोल्ट से कम, ब्रेक डाउन नहीं होगा तो बेस करंट होगी 0, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। जब बेस करंट 0 होगी ऑटोमेटिकली कलेक्टर करंट भी क्या बन जाएगी 0। अब जब कलेक्टर करंट 0 होगी, आईसी हो गया 0, ये टर्म हुई 0, यानी आउटपुट वोल्टेज होगा मैक्सिमम, है ना। जब ये 0 है, कुछ माइनस ही नहीं करना है, तो आउटपुट वोल्टेज होगा VCC यानी मैक्सिमम। उस टाइम पे हम कहते हैं कि स्विच ऑफ स्टेट में है और करंट होगी 0, वोल्टेज मैक्सिमम करंट 0। जब स्विच ऑफ होता है उस टाइम पे टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है मैक्सिमम और करंट होती है 0। यानी ये पॉइंट अगर हम लिखेंगे, पहला पॉइंट, इफ इनपुट वोल्टेज VI इज लेस देन 0.6 वोल्ट, ठीक है, बेस करंट होगी 0, कलेक्टर करंट भी होगी 0, आउटपुट वोल्टेज होगा VCC यानी मैक्सिमम। सो करंट 0, वोल्टेज मैक्सिमम। ये कौन सी स्टेट होगी? ऑफ स्टेट। उस टाइम पे हम कहते हैं स्विच जो है ये ऑफ है, ऑफ स्विच, ठीक है। और ऑफ स्विच के टाइम पे हम ऑलरेडी पढ़े हैं कि ये कौन सा मोड कहलाता है? कट ऑफ मोड। ये ट्रांजिस्टर का कट ऑफ मोड कहलाता है ऑफ स्विच के टाइम पे। सो पॉइंट नंबर 2, अब अगर हम इनपुट वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, यानी अगर इफ इनपुट वोल्टेज है 0.6 वोल्ट से ज़्यादा लेकिन 1 से कम, अब हमने इसको बढ़ाना स्टार्ट किया तो IB बढ़ना स्टार्ट होगा, IB इंक्रीजिंग, IB बढ़ रहा होगा। कलेक्टर करंट ऑल्सो इंक्रीजिंग, कलेक्टर करंट भी बढ़ रही होगी। जब ये बढ़ेगा तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा, यानी करंट बढ़ने लगी, वोल्टेज कम होने लगी। सो VO डिक्रीजिंग, उस टाइम पे ये एक्टिव मोड कहलाता है, यानी अब ट्रांजिस्टर जो है ये ऑन होने वाला है, स्विच ऑन होने वाला है ना। बीच में ट्रांजिशन स्टेट होती है, पहले स्विच ऑफ, अब स्विच को ऑन होना है। बीच वाली स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ये वो ट्रांजिशन स्टेट है, एक्टिव मोड। उसके बाद अब अगर आप इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट से भी ज़्यादा रखोगे, यानी बहुत ज़्यादा, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, IB मैक्सिमम हो जाएगा। जब बेस करंट मैक्सिमम होगी, कलेक्टर करंट भी हो जाएगी मैक्सिमम। जब कलेक्टर करंट भी मैक्सिमम होगी तो आउटपुट वोल्टेज बन जाएगा 0, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इनका डिफरेंस 0 हो गया। सो वोल्टेज होगी 0, करंट हो गई मैक्सिमम, वोल्टेज हो गई 0, ऑन स्विच, सैचुरेशन मोड, राइट। तो तीसरा पॉइंट, अगर इनपुट वोल्टेज होगा ग्रेटर देन 1 वोल्ट, ठीक है, IB हो गया मैक्सिमम, कलेक्टर करंट भी हो गई मैक्सिमम, और आउटपुट वोल्टेज क्या बन गया? आउटपुट वोल्टेज हो गया 0। तो ये वाली स्टेट होती है ऑफ स्विच, सॉरी ऑन स्विच, स्विच ऑन हो गया, ऑन स्विच, ठीक है। तो ये कौन सा मोड होता है? सैचुरेशन मोड। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिस इज सैचुरेशन मोड। तो बस खेल खत्म। तो याद रखना, जब इनपुट वोल्टेज क्या होगी? कम, बेस करंट 0, कलेक्टर करंट भी 0, आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम, ऑफ स्विच। जब इनपुट वोल्टेज होगी ज़्यादा, बेस करंट ज़्यादा, कलेक्टर करंट ज़्यादा, आउटपुट वोल्टेज 0 यानी ऑन स्विच। सो स्विच जब ऑफ होता है वोल्टेज होती है मैक्सिमम, करंट होती है 0। स्विच जब ऑन होता है करंट हो जाती है मैक्सिमम, वोल्टेज हो जाती है 0, ठीक है। यानी अगर हम इसका ग्राफ भी प्लॉट करना चाहेंगे, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये, उसके बाद ये और ये। यहाँ पे स्विच ऑफ है, वोल्टेज है मैक्सिमम, करंट है 0 यानी स्विच ऑफ है। ये कौन सा मोड है? कट ऑफ मोड। इस टाइम पे कट ऑफ में है। यहाँ से यहाँ क्या हो गया? अब वोल्टेज कम होने लगी, करंट बढ़ने लगी, ठीक है। वोल्टेज डिक्रीजिंग, करंट इंक्रीजिंग, ये एक्टिव मोड। और ये वहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ पे वोल्टेज हो गई है 0, वोल्टेज हो गई है 0, करंट हो गई है मैक्सिमम। ये कौन सा मोड है? सैचुरेशन मोड। तो ये ग्राफ आप याद रखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। अब शॉर्ट में हमने क्या याद रखा? अगर हम इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट हाई होगा, है ना। वोल्टेज की मैं बात करूँ, वोल्टेज मैक्सिमम। अगर इनपुट देंगे आउटपुट वोल्टेज 0 होगी, यानी जब इनपुट नहीं देंगे तो आउटपुट मैक्सिमम, जब इनपुट देंगे तो आउटपुट 0, राइट। सो दिस ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। नाउ वी कैन यूज ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर ऑल्सो। ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। आपको तो ये बात
पता होगी, आपने इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस पढ़ी होंगी, जो एलसी सर्किट होता हमारा है ना, ये हमारा एलसी, इसमें क्या होता है, इसमें चार्ज फ्लो ऑसिलेट करता है, इसको कहते हैं एलसी ऑसिलेटर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, जब चार्ज फ्लो करता है मेरे दोस्तों, तो ये वायर्स हीट अप होती है, तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी लॉस होता है, धीरे 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 ये ऑसिलेशंस ख़त्म हो जाती है, इनका एम्पलीट्यूड कम 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 होता है इन ऑसिलेशंस का, यानी ऐसे उनको कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड कम 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 होना। बट ट्रांजिस्टर की मदद से हम एक ऐसा ऑसिलेटर बना सकते हैं जिसका एम्पलीट्यूड कम ना हो। सो वी कैन यूज दिस ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर विच कैन प्रोड्यूस ऑसिलेशंस हैविंग नो डैम्पिंग, जिनको हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। ठीक है, सो वी कैन प्रोड्यूस, इससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस, हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट किसकी वजह से, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर में। सो इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, जो चीज़ें आपको चाहिए, इसमें 3 बेसिक पैरामीटर्स है, 3 चीज़ें हैं, उस टाइम पे हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर। सो वो 3 चीज़ें क्या है, जो ऑसिलेटर जो होता है, ऑसिलेटर में 3 चीज़ें क्या क्या है। ठीक है, पहली चीज़ इसमें आपका होना चाहिए ट्रांजिस्टर, वो तो है ही, जिसको एम्पलीफायर भी कहते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है हमारे पास, दैट इज़ टैंक सर्किट। टैंक सर्किट आपका इसमें रिक्वायरमेंट होती है उसकी। टैंक सर्किट इज एलसी सर्किट, ये इंडक्टर और कैपेसिटर का एक पैरेलल नेटवर्क होता है। तीसरी चीज़ जो इसमें है, दैट इज़ फीडबैक एलिमेंट। सो हमें फीडबैक एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो दीज आर द 3 बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ए ऑसिलेटर। तो हम ऑसिलेटर अगर बनाने की कोशिश करेंगे, वी कैन डिज़ाइन एन ऑसिलेटर लाइक दिस। ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया समझो, यहाँ पर हम कैपेसिटर जोड़ देते हैं, इसको पैरेलल में हम इंडक्टर जोड़, देखिए एलसी नेटवर्क यानी टैंक सर्किट हो गया, ट्रांजिस्टर भी हमने बना दिया। अब फीडबैक एलिमेंट बनाना है। फीडबैक का मतलब है कि जो एनर्जी डिसिपेट होती है, इसको वो वापस खिलानी है वो एनर्जी, ताकि अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो। तो फीडबैक एलिमेंट में से पहले अगर हम बायसिंग देखेंगे, यहाँ पर एक की हमने कनेक्ट की है, ठीक है, चूंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, पी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल। इनपुट सर्किट में फॉरवर्ड बायसिंग हम करते हैं ना, आउटपुट सर्किट में रिवर्स बायसिंग हम कर देते हैं। तो फिलहाल आउटपुट सर्किट हम ऐसा बनाएंगे, यहाँ पे भी एक की हम रख सकते हैं, दिस इज एन आउटपुट सर्किट। यहाँ पर एक इंडक्टर और एक हमने लगा दिया, राइट। तो ये बेसिकली फीडबैक एलिमेंट, दिस इज फीडबैक एलिमेंट, जो इसको फीड करवाएगा, एनर्जी फीड करवाएगा। अब देखिए होता क्या बेसिकली, इनिशियली हम जब हम कीज ओपन है तो हम ये कीज क्लोज करेंगे, ये 2 कीज क्लोज करेंगे, राइट। तो उससे क्या होगा, यहाँ से बेस करंट फ्लो स्टार्ट होनी, IB स्टार्ट होगी। जब IB फ्लो करेगी तो ऑटोमेटिकली कलेक्टर करंट भी वजूद में आएगी, IC भी फ्लो करेगा, राइट, बिकॉज IC होता है बीटा टाइम्स IB। जब IB बढ़ गया तो IC भी बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली कलेक्टर करंट भी बढ़ गई। जब कलेक्टर करंट यहाँ से बढ़ गई तो करंट बढ़ गई तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ गया। मैं इसका प्रोसीजर ऑपरेशन समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ऑपरेशन वहाँ नहीं आता होता, बट थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है बेसिकली। सो जब हमने फॉरवर्ड बायस कर दिया, IB बढ़ गया, IB बढ़ा तो IC भी बढ़ा, IC बढ़ा तो करंट बढ़ी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ गया। मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने के कारण इसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा। तो EMF इंड्यूस होने की वजह से यहाँ करंट फ्लो करेगी, ये वाला प्लेट बनेगा पॉजिटिव, ये वाला प्लेट बनेगा नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इसका फॉरवर्ड बायस और बढ़ाएगा। जब इसने फॉरवर्ड बायस और बढ़ाया, बेस करंट बढ़ेगी, कलेक्टर करंट फिर से बढ़ेगी, ये करंट फिर से बढ़ेगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ेगा, यहाँ पर और ज़्यादा EMF इंड्यूस होगा, और ज़्यादा करंट फ्लो होगी, और ज़्यादा ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और नीचे वाला नेगेटिव चार्ज। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली होगा जब तक कि ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज ना हो जाए। तो कैपेसिटर मान लो वंस फुल्ली चार्ज हो गया, अब जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा, अभी और चार्ज नहीं होगा, उस टाइम के बाद अब फॉरवर्ड बायस कांस्टेंट हो गया, बिकॉज अभी और चार्ज नहीं होगा, तो बेस करंट अब हो गई कांस्टेंट। बेस करंट कांस्टेंट तो कलेक्टर करंट भी कांस्टेंट, कांस्टेंट कलेक्टर करंट होगी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई इंडक्शन नहीं होता, कोई EMF इंड्यूस नहीं होता। सो यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF अभी कितना होगा, 0।
तो जब इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा तो ये चार्ज जो ऑलरेडी आया था अब ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अब इधर की ओर आना स्टार्ट होगा। तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है तो फॉरवर्ड बायस कम हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज खत्म होने का मतलब फॉरवर्ड बायस कम हो रहा, फॉरवर्ड बायस कम होगा तो बेस करंट कम होगी, बेस करंट कम होगी तो कलेक्टर करंट कम होगी, कलेक्टर करंट कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसके लिंक कर रहा है वो कम होगा। अब की बार ईएमएफ इंड्यूस होगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव। वो पॉजिटिव की वजह से इधर से करंट फ्लो होगी, ठीक है। यानी ये धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज खत्म होना स्टार्ट होगा, ये भी खत्म होना स्टार्ट होगा, फिर ये रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज होगा, यानी ये बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा नेगेटिव। कब तक ये प्रोसेस चलेगा? जब तक कि कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज ना हो जाए। तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस ऐसे ही ऑसिलेट करती रहती है, ये इसका बेसिक प्रोसीजर है। और अगर आप देखेंगे ये कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई कर रहा है। सो ये तीन चीज़ें। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, ऑपरेशन मैंने समझाया, इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस प्रोड्यूस होंगी जिनका एम्पलीट्यूड कम नहीं हो रहा होगा। अब लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एक बात याद रखेंगे, जो ऑसिलेटर होता है इसमें जो फीडबैक यूज होता है वो पॉजिटिव फीडबैक होता है। इसमें जो मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, इन ऑसिलेटर और वेव फॉर्म जनरेटर, ऑसिलेटर या ऐसे जनरेटर जो वेव फॉर्म बनाते हैं, कौन सा फीडबैक? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड। इसमें पॉजिटिव फीडबैक यूज होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये फीडबैक क्या हुआ, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। फीडबैक हुआ आउटपुट को इनपुट में वापस जोड़ देना, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों, मैं बताऊंगा। फिलहाल ऑसिलेटर इतना ही है। फीडबैक क्या होता है, और फीडबैक या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। सो फीडबैक की अगर हम बात करेंगे, फीडबैक होना हुआ, मान लो आपका ये कोई सर्किट है या कोई एम्पलीफायर है, आपने इनपुट, मान लो ये इनपुट है 2 वोल्ट दिया, आप चाहते हो आउटपुट 4 वोल्ट आए, लेकिन आ नहीं रहा है आउटपुट। इनपुट 2 दिया, आप चाहते हो आउटपुट 4 आ जाए, लेकिन 4 नहीं आ रहा, तो हम आउटपुट को वापस इनपुट में फीड करवाते हैं थ्रू ए फीडबैक नेटवर्क। ये कोई रजिस्टर या इंडक्टर यहाँ पे होता है, इसको हम वापस इनपुट में डाल देते। अगर इसमें इनपुट को हमने ऐड कर दिया, आउटपुट को इनपुट के साथ ऐड कर दिया, तो पॉजिटिव फीडबैक। बट अगर आपने आउटपुट को इनपुट को सबट्रैक्ट किया तो नेगेटिव फीडबैक। सो फीडबैक पहले क्या होता है, फीडिंग आउटपुट, आउटपुट को फीड कर देना बैक टू इनपुट, आउटपुट को वापस इनपुट में फीड करवाना। अब कौन कौन सा फीडबैक हो सकता है? वी कैन हैव पॉजिटिव फीडबैक एंड वी कैन हैव नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में हम आउटपुट को इनपुट के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है। आउटपुट इज एडेड टू इनपुट। और इसमें क्या होता है, इसमें आउटपुट इज सबट्रैक्टेड टू इनपुट। ये 2 चीजें आपने याद रखनी है। पॉजिटिव फीडबैक में आउटपुट को इनपुट के साथ ऐड करवाते हैं, नेगेटिव फीडबैक में आउटपुट को इनपुट के साथ सबट्रैक्ट करवा देते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक की अगर हम बात करते हैं, इनिशियली इसका गेन सपोज ए था, अब जब हमने फीडबैक कर दिया तो इसका गेन चेंज हो जाता है, उसको हम कहते हैं क्लोज्ड लूप गेन, ठीक है। तो गेन जो होगा ए क्लोज्ड लूप गेन जो पॉजिटिव फीडबैक में होता है वो होता है ओपन लूप गेन, इसको कहते हैं ओपन लूप गेन, ठीक है। ए को कहते हैं ओपन लूप गेन डिवाइड बाई 1 माइनस ए बीटा, ये याद रखना। यानी ए डैश जो होता है, ए डैश भी आप इसको याद नाम दे सकते हैं, 1 माइनस ए बीटा के बराबर होता है। सर ये स्मॉल ए, ये क्या है? इट इज ओपन लूप गेन। ए डैश क्या? इट इज क्लोज्ड लूप गेन, ठीक है। और बीटा क्या है? ये फीडबैक फैक्टर होता है, इस पर अभी रोशनी में डालूंगा। लेकिन याद रहे पॉजिटिव के टाइम पे यहाँ माइनस करना है, ठीक है, यहाँ माइनस करना है। तो नेगेटिव के टाइम पे प्लस करना है। यहाँ पे ए डैश क्या होगा? ए बाई 1 प्लस ए बीटा, ये याद रखना। अब बताओ यहाँ गेन बढ़ गया कि कम हो गया? डिनोमिनेटर में कम हो रहा है तो गेन बढ़ गया, तो पॉजिटिव फीडबैक में गेन इंक्रीजेस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें गेन बढ़ जाता है। नेगेटिव फीडबैक में गेन कम हो जाता है, ठीक है। अब क्लोज्ड लूप गेन किसके बराबर होता है? ओपन लूप गेन डिवाइड बाय 1 माइनस ए बीटा या ओपन लूप गेन डिवाइड बाय 1 प्लस ए बीटा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे मैं दिखाऊं। चलिए
क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वोल्टेज गेन of an amplifier with 8%, ये बीटा दिया गया है, पॉजिटिव फीडबैक if voltage gain विदाउट फीडबैक, यानी ओपन लूप गेन दिया गया है, फीडबैक के बगैर जो ओपन लूप गेन है वो 10 दिया गया है, इज 10, राइट। देखिए आपको करना क्या है, फीडबैक कौन सा है, पॉजिटिव फीडबैक। तो हम जानते हैं पॉजिटिव फीडबैक के टाइम पे क्लोज्ड लूप गेन होता है a बाई 1 माइनस ए बीटा। अगर यहाँ नेगेटिव फीडबैक लिखा होता तो प्लस ए बीटा हमें यहाँ पे लिखना था। नाउ क्लोज्ड लूप गेन होगा, व्हाट इज ओपन लूप गेन गिवन एज 10, ओपन लूप गेन 10 दिया है, डिवाइड बाय 1 माइनस ए कितना दिया, ओपन लूप गेन 10, और बीटा कितना दिया है 8%, यानी 8 बाई 100। बस खेल खत्म, 0 0 गया, सो इट इज 10 बाई 1 माइनस 0.8, यानी 10 बाई 0.2, यानी ये आएगा 50। अब देखो गेन बढ़ गया, पॉजिटिव फीडबैक से गेन बढ़ जाता है, नेगेटिव फीडबैक से गेन कम हो जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं बूलियन वाले पार्ट पे, जिसमें बूलियन अलजेब्रा हम पढ़ते हैं, जिसमें लॉजिक गेट, नंबर सिस्टम्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और लॉजिक गेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। जिसको आप डिजिटल लॉजिक भी कहते हैं, कभी कभार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी कहते हैं, ये एक अलग सब्जेक्ट है, आगे जाके अगर हम पढ़ते हैं तो। फिलहाल मैंने इसको नाम दिया डिजिटल लॉजिक, इसमें हम लॉजिक गेट्स भी पढ़ेंगे, लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, इसी के साथ ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल लॉजिक जो होता है, इसमें 1 का मतलब जो होता है, 1 मीन्स हाई वोल्टेज, या 1 का मतलब जो ट्रू भी होता है, 1 का मतलब यस भी होता है, 1 का मतलब ऑन स्विच भी होता है। सो 1 की ये मीनिंग्स है, हाई वोल्टेज स्टैंड्स फॉर 1 स्टैंड्स फॉर हाई वोल्टेज, 1 स्टैंड्स फॉर यस ट्रू, 1 स्टैंड्स फॉर यस, 1 स्टैंड्स फॉर ऑन स्विच, और 0 का मतलब यहाँ पे होता है लो वोल्टेज, फॉल्स, नो, ऑफ स्विच। 0 के ये मीनिंग्स हैं डिजिटल लॉजिक में। अब इसमें हम जो है, हमारे पास ऐसे सर्किट्स हैं, वो कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जिससे मैथमेटिक्स में होता है, हम कहते हैं प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, ये ऑपरेशन है। यहाँ भी कुछ ऑपरेशंस हैं जो डिजिटल सर्किट्स की मदद से हम वो ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर पाते हैं। तो वो ऑपरेशंस के कुछ नाम ये हैं। पहला ऑपरेशन जो हमारा, उसको कहते हैं और ऑपरेशन। और ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, और ऑपरेशन का मतलब होता है, ये प्लस से हम लिख देते हैं, प्लस लिखते हैं, बट यहाँ प्लस का मतलब ऐड करना नहीं है, यहाँ प्लस का मतलब कुछ और है। यानी अगर हम लिखेंगे हाई वोल्टेज को हाई वोल्टेज के साथ ऐड करेंगे तो वो हाई वोल्टेज होगी। 1 और 1 इज इक्वल टू 1, इसको और ऑपरेशन कहते हैं। 1 और 1 का प्लस कितना होगा, अब आप प्लस से ऐसे याद रख लो 1 है। इस तरह से अगर आप 1 और 0 को प्लस करोगे वो भी 1 हो जाएगा, राइट। सो ये और ऑपरेशन। अगर आप 0 को 0 के साथ ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, है ना। 1 + 1 कितना हुआ 1, 2 नहीं, यहाँ 2 नहीं होता, 1 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0। इसी तरह से एंड ऑपरेशन है हमारे पास। सिमिलरली वी कैन हैव एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन जो है ये डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। 1 × 1 होता है 1, 1 × 0 होता है 0, 0 × 1 होता है 0, 0 × 0 होता है 0। सिंपली ना इंटू करना है, आप ऐसे याद रख सकते हो। हालांकि यहाँ पे डॉट का मतलब इंटू नहीं है, यहाँ डॉट का मतलब होता है, ये ऑपरेशन एक है। 1 & 1 = 1, 1 & 0 = 0। अब आप मल्टीप्लाई से भी याद रख सकते हैं। 1 × 1 1, 1 × 0 0, 0 × 1 0, 0 × 0 0। इसके बाद तीसरा ऑपरेशन हमारा होता है जिसको कहते हैं नॉट ऑपरेशन। नॉट ऑपरेशन में हम इसको कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। 1 को ये 0 बना देता, 0 को 1, यानी 1 का कॉम्प्लीमेंट, 1 का नॉट हो गया 0, इसको नॉट कहो या कॉम्प्लीमेंट आपकी मर्जी। 0 का कॉम्प्लीमेंट हुआ 1, 1 को 0 बनाना या 0 को 1 बनाना, उसको कहते हैं कौन सा ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें,
यहाँ पे अगर कभी 1 लिखा होगा, 1 का मतलब हाई वोल्टेज, यानी 1 का मतलब सबसे बड़ा, यानी यूनिवर्सल सेट। 1 इज हियर यूनिवर्सल सेट। अगर मैं नोट पॉइंट्स में आपको यहाँ पे मेंशन कराऊंगा, अगर मैं ए को 1 ऐड करता हूँ, ए मीन्स इनपुट, ये 0 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, 1 को कुछ भी ऐड कर लो वो 1 ही रहेगा, है ना। सो ए प्लस 1 कितना होगा 1, ये बात याद रखना। ये अगर 0 होगा, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 1। सो 1 को कुछ भी ऐड कर लो वो 1 रहता है, ये याद रखना। कभी b प्लस 1 होगा, वो भी 1 ही होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप किसी इनपुट को एक कॉम्प्लीमेंट ऐड कर देते हैं वो 1 के बराबर होता है। मान लो ये 0 है, 0 प्लस 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ 1, सो 0 प्लस 1 आया 1। अगर ये 1 है, 1 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट हुआ 0, यानी 1 प्लस 0 आएगा 1। सो ये हमेशा ए भी क्या है, ये इनपुट्स होते हैं, इनका वैल्यू 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। सो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये याद रखना। तीसरा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ए को ए कॉम्प्लीमेंट के साथ डॉट करेंगे वो 0 होता है। अब देख भी सकते हैं, अगर ए देंगे 0, 0 इंटू 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हुआ, यानी 0 इंटू 1 0। अगर ए 1 दोगे, 1 इंटू 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 हुआ, यानी 1 इंटू 0 दैट इज 0। यानी ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज 1, ए इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखेंगे, राइट। इसके बाद हम आते हैं, हमारे पास एक खास चीज है जिसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है, उससे आप कॉम्प्लीमेंट को डिवाइड कर सकते हैं इंडिविजुअल टर्म्स में। मान लो मेरे पास है a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स थ्योरम कहती है अगर आप इसको अलग कॉम्प्लीमेंट देना चाहोगे, इसको अलग, तो प्लस डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, a को अपना कॉम्प्लीमेंट दे दो बट प्लस को डॉट हो जाएगा, b को अपना कॉम्प्लीमेंट दे दो। इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। अगर आपको एक होल कॉम्प्लीमेंट है वो इनमें अलग अलग से देना है, तो अगर बीच में प्लस है वो डॉट में कन्वर्ट होगा। इनफैक्ट उल्टा भी, अगर बीच में डॉट है तो वो प्लस बन जाएगा। ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आ जाएगा, ए को अपना कॉम्प्लीमेंट दे दो, डॉट बन जाएगा प्लस, बी को अपना कॉम्प्लीमेंट दे दो। दिस इज ऑल अबाउट डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो इसमें एक छोटा मोटा क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूँ। क्वेश्चन है छोटा सा, वो ये है कि आपको करना है a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है, ये कॉम्प्लीमेंट्स इनको अलग अलग देने हैं। तो बता क्या आएगा, पहले इसको अपना कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, प्लस बन जाएगा डॉट, फिर इसको सारा कॉम्प्लीमेंट, पहले इसको एक ही टर्म आप कंसिडर करोगे, a को अपना कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट सी को अपना कॉम्प्लीमेंट मिला, ठीक है, प्लस बन गया डॉट। अब क्या होगा, अब ये कॉम्प्लीमेंट इनको अलग अलग मिलेगा, ये बन गया ए कॉम्प्लीमेंट, डॉट तो ऐसे ही है। अब जब ये कॉम्प्लीमेंट इन दो को दोगे, बीच में कुछ ना होने का मतलब है डॉट है, तो ये प्लस बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, बी को कॉम्प्लीमेंट अपना था ही और इसको ये वाला कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, है ना, बीच में डॉट था ना, वो प्लस बन जाएगा, सी को अपना कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ठीक है, सिंपली मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा। पहले इसको और इसको अपना कॉम्प्लीमेंट दो, ए को अपना कॉम्प्लीमेंट बना, प्लस बीच में डॉट बन गया, और बी कॉम्प्लीमेंट सी को अपना होल कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब इसको एक्सपेंड करेंगे इस टर्म को, ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही है डॉट, बी का कॉम्प्लीमेंट ऐसे, और इसको ये वाला और एक कॉम्प्लीमेंट दे दो, बट डॉट बन जाएगा प्लस, और सी को भी अपना कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं, जब दो कॉम्प्लीमेंट्स हो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है। तो ये क्या रहा, ये बी रहा प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, राइट। बी कॉम्प्लीमेंट आपस में कैंसिल होता है, ये बी आएगा, बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये हो गया यहाँ पे। मैं इस पे और एक क्वेश्चन यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस, विच रिलेशन इज वैलिड। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच रिलेशन इज वैलिड, इसमें से कौन सी रिलेशन वैलिड है। पहला ऑप्शन, a इंटू बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। क्या ये सही है कि गलत है। देखिए a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, इसी तरह से b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, तो यहाँ a बचा, a इंटू 1 होगा a को 1 के साथ, अगर प्लस नहीं है a प्लस 1 होता, बट a इंटू 1 हुआ a, तो आंसर आया a। ये सही ऑप्शन है ना, ये सही है। क्यों, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बिकॉज a इंटू बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हुआ 1, a इंटू 1 हुआ a, ये सही है। दूसरा ऑप्शन,
a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। क्या ये सही है? क्या हम इसमें से ए कॉमन निकाल सकते हैं? हाँ, मैं लिखूंगा बिकॉज ए को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचा, यहाँ क्या बचा, 1 प्लस बी। तो मेरे दोस्तों मैंने अभी अभी कहा ए को ऐसे ही रखेंगे, 1 को कुछ भी ऐड कर लो वो 1 ही रहता है, तो a इंटू 1 आया a। सो आंसर ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन a प्लस 0 इज इक्वल टू a को 0 ऐड कर लो वो a ही आएगा, है ना। अगर ये 1 है, 1 प्लस 0 आया 1 यानी a, अगर ये 0 है, 0 प्लस 0 आया 0 यानी a ही। सो 0 किसी के साथ ऐड कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन डी है ऑल, तो इसको हम टिक मारेंगे, किसको, ऑल को। ये तीनों ऑप्शन सही है। इसके बाद हम आते हैं नंबर सिस्टम पे। आपने शायद सुना होगा कभी नंबर सिस्टम जो हमारा होता है, हमारे पास बहुत सारे नंबर सिस्टम्स हैं। वी हैव बाइनरी, वी हैव डेसिमल, वी हैव ऑक्टल, वी हैव हेक्साडेसिमल। सो नंबर सिस्टम की जब हम बात करते हैं, नंबर सिस्टम्स, सो पहला नंबर सिस्टम आपका जो है दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी में क्या होता है, 0 एंड 1, इसमें 0 और 1 होता है, क्या होता है ना। सो बाइनरी की जो बेस होती है, इसमें 2 ही नंबर्स है, बेस या रेडिक्स भी उसको कहते हैं, बेस को रेडिक्स भी कहते हैं। इसकी बेस होती है 2। यानी अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहीं लिखा है 1, नीचे लिखा है 2, यानी ये 1 है, लेकिन किस सिस्टम में, बाइनरी सिस्टम में ये बेस होती है, इसको रेडिक्स भी कहते हैं, बेस। सो बाइनरी का बेस क्या होता है, 2। नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है बाइनरी का बेस क्या है, 2 है बाइनरी का बेस। बाइनरी में कितने नंबर्स है, 2, 0 और 1, और इसमें 2, 3, 4 नहीं है। इसी तरह से आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास इसकी बेस 10 होती है, ये याद रखना। इन नंबर्स इसमें आ रहे हैं एंड फ्रॉम, ये आ रहे हैं 0 to 9 आते हैं, 0 to 9 सारे जितने भी नंबर्स हैं वो डेसिमल। यानी जब मैं लिखूंगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर आता है 10। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास कितने नंबर्स है, 10, ये याद रखना। बाइनरी में कितने हैं, 2, डेसिमल में कितने हैं, 10। कहाँ से, 0 से 9 तक ये 10 आते हैं, और इसकी बेस कितनी होती है, 10 होती है। हम बचपन से यही पढ़ रहे हैं स्कूल्स में, डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना। बट समटाइम्स आपके पास और एक सिस्टम है जिसको कहते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। ऑक्टल नंबर सिस्टम में आते हैं 8 नंबर्स, इसमें आते हैं, इसकी बेस होती है 8। 8 नंबर्स आते हैं 0 to 7, 0 से 7 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें 8 कहीं देखेंगे नहीं, 7 के बाद यहाँ 10 आता है, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, उसके बाद 20 आता है, यानी यहाँ पे 8 कहीं नहीं देखेंगे। पर आप कभी सोचोगे सर अभी मान लो ये 5 है, हमें कैसे पता कि ये डेसिमल है कि ये ऑक्टल वाला है, उधर लिखा होगा। अगर ऐसे लिखा हो, नीचे बेस है 10, तो डेसिमल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। कभी लिखा होगा 5 और नीचे बेस 8 लिखी होगी, तो किसकी बात हो रही है, ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात हो रही है। लाइकवाइज वी हैव हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें टोटल 16 डिजिट्स होते हैं फॉर द हेक्साडेसिमल। बट ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट तब भी थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इसकी बेस जो है हमारे पास वो होती है 16। तो इसमें जो नंबर्स आते हैं वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद ए आता है इसमें, इस सिस्टम में A, B, C, D, E और F के बाद आता है फिर 20, ठीक, सॉरी 10, फिर आएगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर 1A एंड सो ऑन। सो ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। बट आपके लिए मीनिंगफुल ये दो हैं, ये ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं। सो बाइनरी की बेस कितनी है 2, डेसिमल की बेस कितनी है 10, ये याद रखना। ऑक्टल की 8, हेक्साडेसिमल की 16। बट आपको कभी कभार कन्वर्जन आ सकता है, एक बार जेईई एग्जाम में आया था, क्या पता इस बार भी आ सके, नीट में भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स तो मैं दिखा ही सकता हूँ। सो हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। आपको एक डेसिमल नंबर दिया होगा, आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। मान लो आपको एक एग्जांपल दी गई है 20,
इसकी बेस है 10, यानी ये डेसिमल नंबर है, डेसिमल है, बेस 10 है ना, वो हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ए नंबर जिसकी बेस है 2, यानी बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ये डेसिमल हुआ, ये बाइनरी हुआ, है ना, दिस इज डेसिमल एंड दिस इज बाइनरी, यानी आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो प्रोसेस क्या है, आप ऐसे 2 से डिवाइड कर, इस बेस से डिवाइड करते जाएंगे इस नंबर को। मान लो ये 20, तो नीचे है 2, 2 से डिवाइड करना है, तो 2 10s are 20, तो बचा कुछ रिमाइंडर नहीं, 2 10s are हुआ 20, बचा कुछ नहीं। जब बचा कुछ नहीं तो 0 डाल दो इधर, बचा कुछ नहीं, यहाँ पे रिमाइंडर होता है। अच्छा, फिर से 2 से, 2 हमेशा 2 से ही करना है, हमेशा 2 से। सो 2 5s are 10, कुछ बचा नहीं, 2 5s are 10 बराबर, बचा कुछ नहीं तो 0। इसके बाद 2 से फिर से 2 2s are 4, बचा कितना 1, वो 1 इधर लिखना है, बिकॉज यहाँ 5 था ना, 2 2s are 4, बचा कितना 1, वो इधर लिखेंगे। उसके बाद फिर से 2 से, 2 1s are 2, बचा कितना कुछ नहीं 0। उसके बाद 2 0 से भी, लास्ट वाला 0 से भी करना है, 2 0s are 0, बचा कितना 1, तो लिखेंगे 1। अब नीचे से ऊपर जाना है, तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, यानी इसका आंसर आएगा 10100, यानी आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया। बट ये नीचे से लिखना है 10100, 10100। तो मैं और एक एग्जाम्पल आपके लिए लिख सकता हूँ, एग्जाम्पल, या पहले खुद ट्राई करना, इसको पॉज कर लो वीडियो को, फिर आगे बढ़ेंगे। सपोज आई हैव टू कन्वर्ट 16 टू द बेस 10, यानी डेसिमल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 16 यहाँ पे लिखेंगे, 2 से डिवाइड करते जाना, 2 8s are 16, बचा कुछ नहीं, 2 4s are 8, बचा कुछ नहीं, 2 2s are 4, बचा कुछ नहीं, 2 1s are 2, बचा कुछ नहीं, 2 0s are 0, बचा 1। तो आंसर आएगा नीचे से ऊपर की ओर, तो आंसर क्या आएगा 10000। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, राइट। बट अब इसका उल्टा होगा, आपको बाइनरी दिया होगा एंड यू नीड टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल, आपको बाइनरी ही दिया होगा। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, इफ वी वांट टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, राइट, बाइनरी टू डेसिमल, अगर आपने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, सपोज 10100, ये आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में, जिसकी बेस है 10। तो कुछ नहीं करना है, देखिए करना है कि ये पहला 0 है ना, पहले यही लिखेंगे 0 इंटू 2 raised power 0 पहले लिखना है, फिर प्लस, नेक्स्ट वाला क्या है 0, तो 0 इंटू 2 raised power 1 लिखना है, प्लस नेक्स्ट क्या है 1, तो लिखना है 1 इंटू 2 raised power, एक एक पावर बढ़ाना है, पहले 2 raised power 0, फिर 2 raised power 1, अब क्या आएगा 2 raised power 2, प्लस ये 1 भी होगा। इसके बाद क्या है 0 0 इंटू 2 raised power 3, प्लस अब क्या है 1 इंटू 2 raised power 4, राइट। तो बस इनको ऐड कर लो, ये बन जाएगा 0 पहली टर्म, ये भी बनेगी 0, प्लस 2 स्क्वायर इज 4, प्लस ये वाली टर्म बनेगी 0, प्लस 2 raised power 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 प्लस 4 कितना हुआ 20। तो आपके आंसर का जवाब है 20 यहाँ पर, राइट। नाउ अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर, जिनको हम कहते हैं लॉजिक गेट्स। नाउ इफ वी टॉक ऑफ लॉजिक गेट्स, हमारे पास कुछ यूनिवर्सल गेट्स है, कुछ बेसिक गेट्स है, कुछ यूनिवर्सल गेट्स हैं। तो लॉजिक गेट्स की अगर हम बात करते हैं, नीट एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं और बड़े आसान। लॉजिक गेट्स में पहला गेट आपका और गेट बनता है, और गेट। इसका सबसे पहले मैं सिंबल बनाऊंगा, हम कैसे बनाते हैं और गेट, ऐसा, ये और ये, दिस इज द सिंबल फॉर द और गेट। ये शायद आपको भी बनाना आएगा, ठीक है, ये और गेट। कुछ लोग और ऐसे बनाते, गलत, ये और नहीं है, और में ये अंदर, ये थोड़े बाहर, ठीक है। 2 इनपुट्स है ए और बी, और यहाँ पे आउटपुट है वाई, और ये कौन सा ऑपरेशन करेगा, और ऑपरेशन। तो आउटपुट आएगा ए प्लस बी, ये 2 इनपुट्स को ऐड यानी और करेगा। सो आउटपुट वाई आएगा ए और बी का और ऑपरेशन, ए और बी। सो इसकी लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है, लॉजिकल एक्सप्रेशन इसको कहते हैं। सो लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है इसकी, y इज इक्वल टू ए और बी। तो हम पढ़ेंगे क्या, y इक्वल्स ए और बी, ये और ऑपरेशन है, y इक्वल्स ए और बी, राइट। इसके बाद इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल, यानी अगर हम इनपुट्स ये देंगे तो आउटपुट क्या होगा।
देखिए ट्रुथ टेबल, सपोज ए बी और आउटपुट है वाई, राइट। तो ये मैं ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो दोनों इनपुट्स है 0 0, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 + 0 करेगा ना, 0 + 0 क्या होता है 0। अब अगर a है 1 b है 0, a है 1 b है 0, सो 1 + 0 क्या आएगा 1। अगर a है 0 b है 1, 0 + 1 क्या आएगा 1। अगर दोनों 1 1 है 1 + 1 आएगा 1। 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1। तो आउटपुट कब हाई आया, जब कम से कम एक इनपुट हाई होगा। अब देखो इसमें से एक इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई है, एक इनपुट हाई है तो आउटपुट, दोनों इनपुट्स हाई है तो आउटपुट हाई है। तो इसमें कोई इनपुट हाई नहीं है तो आउटपुट 0। सो आउटपुट कब हाई है, जब कम से कम एक इनपुट हाई होगा, एटलीस्ट 1 इनपुट शुड बी हाई। तो यहाँ पे मैं वो पॉइंट लिखूंगा, आउटपुट इज हाई व्हेन एटलीस्ट 1 इनपुट्स इज हाई। कम से कम एक इनपुट हाई होना चाहिए, तब जाके आउटपुट हाई होगा। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट इसका हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो एक बात याद रखना, और ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 स्विचेस इन सीरीज। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 स्विचेस इन सीरीज, सीरीज में 2 स्विच आप जोड़ेंगे। मान लो ये आपकी बैटरी है, ये एक स्विच है, सॉरी 2 स्विचेस इन पैरेलल, पैरेलल में 2 स्विच हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्विच है, ये यहाँ पे 2। जब भी आप देखेंगे 2 स्विच पैरेलल में है तो समझना और ऑपरेशन है। और यहाँ पे मान लो हमने एक बल्ब रखा हुआ है, ठीक है। तो 0 0 का मतलब है दोनों कीज ओपन। क्योंकि मैंने पढ़ाया था इनिशियली 0 का मतलब है ऑफ स्विच, यानी ओपन की। तो ये भी 0 ये भी 0। बताओ करंट यहाँ से जाएगी नहीं, यहाँ से करंट जाएगी नहीं, तो आउटपुट ग्लो करेगा क्या, ये बल्ब ग्लो करेगा नहीं, ना ही यहाँ से करंट ना ही यहाँ से करंट, तो आउटपुट ग्लो नहीं करेगा, तो आउटपुट भी 0 होगा, यानी 0 0 0 0 0 0। अब अगर एक होगा 1 का मान लो ये 1 है, इसका मतलब की क्लोज है, ये मान लो 0 है, पहला 1 है, तो यहाँ से तो करंट जाएगी ना, तो आउटपुट ग्लो करेगा उस टाइम पे, तो आउटपुट यानी हाई होगा, 1 होगा, यानी 1 0 1। लास्ट वाला ले लो, अगर दोनों 1 1 होंगे, ये भी 1 ये भी 1, तो दोनों केसेस में करंट फ्लो करेगी, आउटपुट 1 यानी हाई होगा। सो शॉर्ट में याद रखना इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट ऐसा है और गेट का। और लास्ट में है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम 2 डायोड्स बनाते हैं, ऐसे ये डायोड, दूसरा डायोड ऐसे, और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा देते हैं, ये ग्राउंड कर देते हैं, यहाँ पे आउटपुट हमें मिलता है। मान लो हमने ये दोनों 0 0 रखा, ये याद रखना इसका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ये। अगर हमने ये 0 0 दिया, इसमें ना ही कोई बायसिंग ना ही इसमें कोई बायसिंग, यानी यहाँ से कोई करंट फ्लो करेगी नहीं। तो जब करंट नहीं फ्लो करेगी, आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी 0, है ना। सो 0 0 0, 0 मीन्स नो बायसिंग, 0 मीन्स नो बायसिंग, ना ही यहाँ से कोई करंट ना ही यहाँ से कोई करंट। जब करंट फ्लो करेगी नहीं तो वोल्टेज भी 0 होगा। सो 0 0 0 जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब अगर मान लो ये 1 है, 1 का मतलब देखिए हाई वोल्टेज इज कनेक्टेड टू पी साइड, है ना, ये पी साइड है, तो फॉरवर्ड बायसिंग हो गई इसकी फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, तो यहाँ से तो करंट फ्लो करेगी, तो आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी आउटपुट हाई होगा, 1 होगा, आउटपुट 1 होगा। सो 1 0 1। अगर अब ये 1 है ये 0 है, इसमें तो कोई बायसिंग नहीं, बट इसमें तो फॉरवर्ड बायसिंग है, करंट फ्लो करेगी और आउटपुट हमें मिलेगा हाई। अब अगर ये दोनों 1 1 होंगे तो दोनों में फॉरवर्ड बायसिंग हो गई, है ना, हाई वोल्टेज कनेक्टेड टू पी साइड, हाई वोल्टेज कनेक्ट टू पी साइड, सो फॉरवर्ड बायसिंग होगी, करंट फ्लो करेगी, आउटपुट में हमें वोल्टेज मिलेगा, यानी आउटपुट हाई होगा, 1 1 1 होगा, ठीक है। तो आज हमने ये लॉजिक गेट्स वगैरह थोड़ा आज मैंने एक ही गेट आपको पढ़ाया, दैट इज़ और गेट। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट लेक्चर होगा उसमें एक तो मैं बाकी गेट्स भी आपको पढ़ाऊंगा, एंड एट द सेम टाइम सारे क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स हम सॉल्व करेंगे, और उसी के साथ वो हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। तो ये वीडियोस देखते रहें, नोटबुक बनाइए, अच्छे से मेंटेन करिए। ऑब्जेक्टिव घर में कोई बुक होगी आपकी, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे, वो सॉल्व कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।